नमस्कार दोस्तों, मैं आमोद कुमार आप लोग को स्टडी ऑल ईडीयू में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इससे पहले 2 पाठ पढ़ा चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज का नया टॉपिक है प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी हमारे पुराने समय के जानने के लिए हम किन किन स्रोतों उनके बारे में कहा जाए तो किन किन माध्यम से हमें उस समय के बारे में पता चलता है या अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, विद्वानों ने हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए 3 प्रकार के स्रोतों की सहायता ली है। पहला साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य, तीसरा विदेशी यात्रा विवरण। यदि मुख्य तौर पर देखा जाए तो इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। साक्ष्यों को 2 वर्गों में, पहला हो गया देशी साक्ष्य स्रोत या भारतीय स्रोत, और दूसरा हो गया विदेशी यात्रा विवरण। दोस्तों, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, ये दोनों आते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों पिछले बनाए हुआ वीडियो भी ठीक लगे और ये भी बना रहा हूँ ये आपके लिए कारगर साबित हो। दोस्तों, तो अगर अच्छा लगे तो आप हमारा साथ देने का कृपया कीजिएगा। और बस इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आता है वेद ज्ञान, उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी समीप बैठना। तीसरा हुआ अरण्यक। अरण्यक का मतलब होता है कि जंगल में रहकर जो जानकारी प्राप्त किया जाता है, अर्थात अरण्यक वो माध्यम होता है जो कर्मवाद और धर्मवाद, यानी कर्म और धर्म के बीच में ये रीढ़ की हड्डी का कार्य कौन अरण्यक करता था। यानी जब आदमी वृद्धावस्था में चला जाता था तो उसे फिर ये घटनाएं को उसे एक समय में आता था कि वो जड़ी बूटियों, वनस्पतियों या ज्ञान प्राप्ति के लिए उस अवस्था को बांटा गया था जिसमें वो जंगलों में जाकर अध्ययन करते थे। अगला है दोस्तों पुराण, तीसरा है स्मृति और अगला है रामायण और महाभारत। ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वेद, उपनिषद, अरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। ब्राह्मणेतर साहित्य का अर्थ हुआ कि मैंने ब्राह्मण साहित्य के बाद का साहित्य, जैसे ये हो गया बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये मुख्य तौर पर है। अगला है दोस्तों लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी पिछले समय में कौन सी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में विवरण। जीवनी ग्रंथ, किन्हीं महापुरुषों या कोई व्यक्तियों पर, शासकों पर, जीवन पर आधारित कोई ग्रंथ बनाए हो जो उस समय के राज कवि उनके रहे हों, वो जीवनी ग्रंथ के अंतर्गत। गल्प, ये होता है बातचीत, यानी जिसको क्या बोले, एक दूसरे के द्वारा मुख से कहे जाने के बाद इसकी कोई पूर्णतः विश्वास आधार नहीं होता था। एक दूसरे के कही हुई बातें पूर्वजों से सुनी जाते जाते जो जिन्होंने संकलन किया वो केवल बातों में ही है, मैंने कल्पना ये मानिए। ये गल्प साहित्य के अंतर्गत
कल्पनीय कथाएं आती थी और किसी शासक के बारे में वो उनकी कल्पना करके उसमें लिखा जाता था कि वो यदि महान थे तो उनका चरित्र या जो भी किस प्रकार रहा। अगला है दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के पुरातत्व का अर्थ होता है खोज यानी अन्वेषणों के द्वारा प्राप्त जो साक्ष्य हो गए यानी खुदाई के द्वारा, तो उनको बोलेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। उसके अंतर्गत आते थे अभिलेख। अभिलेख के बारे में पहले भी बता दिए कि पत्थरों इत्यादि पर जो लिखे होते थे, जो राजा के गुण या उनके शासनकाल के बारे में, तो वो अभिलेख से पता चलता है। मुद्राएं, मुद्राएं का मतलब हुआ सिक्के, पैसे, जैसे आहत सिक्के और सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये मुद्राएं के अंतर्गत आते हैं। स्मारक या भवन स्थापत्य कला, पुराने समयों के मंदिर या भवनों को निर्माण से ही हम लोग को ये पता चलता है कि उस समय किस प्रकार की कलाओं का विस्तार हुआ था और कौन सी कला किस प्रकार की सीमा तक पहुंच चुकी थी। माना जाता है कि गुप्त काल में जो माने कला का या मूर्ति चित्रकला का जो सीमा होता है एकदम चरम सीमा तक पहुंच चुका था। तो दोस्तों ये तो हुआ देशी स्रोत, विदेशी स्रोत, दो वर्गों में। अब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में बांट दिया। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आया ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आया वेद, उपनिषद, अरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आया बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आया अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक या भवन स्थापत्य कला, मूर्ति या चित्रकला। दोस्तों अब चलते हैं विदेशी साक्ष्यों की तरफ। दोस्तों इस सब का हम पूरा डिटेल आने वाले पेज में यानी आने वाले समय में हम देते रहेंगे। कृपया बने रहें। ये केवल शॉर्ट फॉर्म में इस जगह पर पूरा अगर इसके डिटेल के साथ देखते तो सब मैंने कहा जाए कि इसको नहीं यहाँ पर एडजस्ट हो पाता और नहीं आप लोग को समझ उलझ जाते एक तरह से समझते। हाँ तो दोस्तों अगला तीसरा साक्ष्य है विदेशी यात्रा विवरण। इसको 3 भागों में बांटा गया। यूनानी या रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। इन यूनानी या रोमन लेखक को सिकंदर के समय काल से 3 भागों में बांटा गया। पहला है सिकंदर से पहले आए लेखक या यात्री, सिकंदर के साथ आए यात्री और सिकंदर के बाद आए यात्री। सिकंदर के पहले आए थे एक जिनका नाम था टेसियस। क्या था? टेसियस, जो ईरान के रहने वाले थे। अगला हुआ हेरोडोटस, जो यूनान के रहने वाले थे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक माना जाता है। अगला है दोस्तों सिकंदर के साथ निरियाकस। ये सिकंदर का जल सेनापति था। जब ये सिकंदर विश्व विजेता के ख्याल से भारत में प्रवेश किया तो उस समय जल सेनापति का पद मैंने धारण करके उनका साथ दे रहा था। अगला है आनेसिक्रिटस और एक है अरिस्टोबुलस। इन दोनों के बारे में मैंने खोजा दोस्तों, तो हमें उतना स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त हुई। सिकंदर के बाद ये हुआ मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, जो उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य
पर के कार्यकालों को प्रकाश डालता है। ये सेल्यूकस निकेटर, ये भी सिकंदर का राजदूत था, सिकंदर का थल सेनापति था, जो जिसका राजदूत बन के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज। डाइमेकस, यह सीरिया का राजदूत था, जो एंटियोकस शासक के तरफ से सम्राट अशोक के शासनकाल में आया था। डायनोसियस, ये भी सीरिया का था, और ये इसी शासक यानी एंटियोकस के तरफ से अशोक के शासनकाल में आया था। अगला हुआ प्लिनी, ये है इनका घर, यानी ये रोमन लेखक या यात्री थे। तो कुछ अन्य रोमन लेखक भी थे दोस्तों, जैसे उनका नाम था स्ट्रैबो, डियोडोरस और जस्टिन। दोस्तों अब विदेशी यात्राओं को थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पहले थे चीनी लेखक। मैंने सिकंदर के साथ आए लेखक यानी रोमन लेखक के बारे में जाना। सिकंदर के साथ आए लेखक रोमन लेखक को 3 भागों बांटा। सिकंदर से पहले, सिकंदर के साथ, सिकंदर के बाद, जिसमें टेसियस, सिकंदर से पहले टेसियस हेरोडोटस, सिकंदर के साथ निरियाकस और आनेस्क्रीटस और अरिस्टोबुलस, और सिकंदर के बाद मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायनोसियस और प्लिनी, ये सिकंदर के बाद आए थे। इस प्रकार रोमन लेखकों का जो क्रमानुबद्ध यानी जो रोमन लेखक का मुख्य जो लेखक थे उनका खत्म होता। अगला है चीनी लेखक। अब चीनी लेखक के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों चीनी लेखक अन्य लेखक के तौर पर तो स्ट्रैबो, डियोडोरस और जस्टिन थे ही। इसके बाद हो गए चीनी लेखक। चीनी लेखक में आए फाहियान, सुनयुंग, वेनसांग, इत्सेंग। ये मुख्य तौर पर जिन्हें हमें इतिहास के बारे में, इतिहास में इनके जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाती है। और भी कई यात्री आए थे, लेकिन उनकी जानकारी स्पष्ट न होने के कारण उन्हें इतिहास में विशेष जगह नहीं मिल पाई। देखते हैं दोस्तों फाहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंश का शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी बोलते हैं, के शासन काल में आया एवं इन्होंने फूकोकी नामक ग्रंथ की रचना की। यह फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन काल में आया एवं फूकोकी की रचना की। यह गुप्त वंश का शासक था। दोस्तों ये सुंगयुन है, संगयुन, इसमें सुंगयुन, यह सन 518 ईस्वी में उत्तरीय वी वंश की महारानी ने भिक्षु हुईसांग के साथ किताबों या बौद्ध या धार्मिक स्थानों की जानकारी या परिभ्रमण के लिए वो भारत आया था। कितना? 518 ईस्वी में उत्तरी वी वंश की महारानी भिक्षु हुईसांग के साथ किताबों, बौद्ध या धार्मिक के ग्रंथों के लिए
वो भारत आया था। अगला है दोस्तों ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के काल में, यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था एवं सीयूकी की रचना की। हर्षवर्धन के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह अंतिम हिंदू सम्राट था। यह अंतिम हिंदू सम्राट था जो इन्होंने दक्षिण भारत को एक करने का प्रयास किया। तो दोस्तों अगला है इत सिंह। इत सिंह यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था और नालंदा एवं विक्रम विश्वशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। यह 7वीं शताब्दी में भारत आया और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया। कुछ ऐसे अभी कुछ देर पहले बताए थे कि कुछ ऐसे भी यात्री रहे जिनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं, लेकिन उनकी द्वारा की गई रचनाएं हमें आज बहुत ही कारगर साबित होती है। उसी में एक अज्ञात लेखक के तौर पर हमने इनकी जानकारी लिखी है। एक अज्ञात लेखक जो कि यूनानी लेखक थे ने ईस्वी सन पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों प्राकृतिक स्थिति एवं व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसको लाल सागर का विवरण में दिया गया है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये भारतीय स्थिति को उस समय बंदरगाह कैसे थे, व्यापारिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में इस बुक में पता चलता है। अगला है दोस्तों अरबी लेखक। रोमन हो गया, चीनी हो गया, अगला विदेशी में अरबी लेखक है। अरबी लेखक के अंतर्गत अल सुलेमान, अल मसूदी और मार्को पोलो, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा और भी कई लेखक या यात्री रहे हैं जो हमारे भारत की यात्रा की हैं। लेकिन इसके अलावा अल बिरूनी, ये सामने जो है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। पहला अल सुलेमान, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। यह 9वीं शताब्दी में भारत आया और पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा था। अल मसूदी, यह बगदाद का निवासी था जो इराक, अफ्रीका, सूडान एवं चीन जैसे कई स्थानों का भ्रमण करते हुए भारत आया और पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट नरेशों के मध्य स्वाभाविक शत्रुता एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का वर्णन किया है, जिसका वर्णन महरुल जहान नामक पुस्तक में की है। अल मसूदी ये कई देशों का यात्रा करने के बाद भारत आया और यहाँ पाल प्रतिहार राष्ट्र नरेशों के बारे में जो आपसी स्वाभाविक शत्रुता थी या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, इनके बारे में अपनी एक पुस्तक महरुल जहान नामक पुस्तक में वर्णन किया है। अगला है दोस्तों मार्को पोलो। मार्को पोलो यह इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता एवं राजदूत था जो अपने पिता निकोलस पोलो एवं चाचा मातेओ के साथ रेशम मार्ग, दोस्तों रेशम मार्ग होता क्या था, तो प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह है जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका आपस में जुड़े थे। पर यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था। प्रथम यूरोपियन यात्री था।
रेशम मार्ग से ये ऐसा मार्ग था जो तीनों अर्थात एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये इस रास्ते पर से होकर तीनों महादेशों के यात्री या व्यापारिक संबंध आवागमन होते थे। इन्हीं को हम रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट कहते थे। तो अगला है दोस्तों अल बेरूनी। अल बेरूनी इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बेरूनी था। अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बेरूनी यह मोहम्मद गजनवी के साथ सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया, जो महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद था। इन्होंने तहकीकात ए हिंद किताब उल हिंद की रचना की थी। अगला है दोस्तों इब्न बतूता। यह प्रसिद्ध अरब यात्री तथा कहा जाता है कि सबसे लंबी दूरी तय कर भारत आने वाला यात्री था, अर्थात लगभग 75,000 मील की यात्रा कर भारत आया था। इसने भारत के व्यापारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन किया। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता है। यह अरबी यात्री था। अगला है दोस्तों इब्ने खुर्दादब। इब्ने खुर्दादब यह 9वीं शताब्दी में भारत के समय आया था। इब्ने खुर्दादब यात्री जो था यह 9वीं शताब्दी में भारत में आया था। दोस्तों इस प्रकार कई और भी अरब यात्री रहे, रोमन यात्री रहे एवं चीनी यात्री रहे, लेकिन उनका जो शॉर्ट फॉर्म जिनके बारे में विशेष चर्चाएं हैं उन्हीं को मैं आपके सामने जानकारी के तौर पर दिया हूँ। अगला है दोस्तों ब्राह्मण साहित्य, जो पहले मैंने केवल उनकी जानकारी देकर ही छोड़ दिया था, उन्हीं का थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ ताकि आपको उनके बारे में विशेष जानकारी हो सके। पहला जो लिखे थे ब्राह्मण साहित्य, जो साहित्य देशी स्रोत के अंतर्गत, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य आया था। तो पहला ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानते हैं। पहला बोले थे वेद, यानी वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 7 है। ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, गोपद ग्रंथ और तैत्तिरीय, शतपथ, पंचविंश और जैमिनी। अगला है दोस्तों अरण्यक। अरण्यक में हुआ तैत्तिरीय, जैमिनी, ऐत्रेय, सांख्यायन, छंदोग्य और बृहदारण्यक। दोस्तों उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु इसमें कुछ ही उपनिषदों का संकलन किया हूँ या लिखा हूँ। पहला छंदोग्य कंठ मुंडको। दोस्तों मुंडको उपनिषद से ही हमारे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। प्रश्न, केन इत्यादि इत्यादि 108 उपनिषदों की संख्या है। उपनिषद को जानकारी लेने के बाद हमें वेद को पढ़ने में आसानी होगी। अर्थात कहा जाए तो एक तरह से ऋग्वेद का या वेदों का सरल भाषा उपनिषद है, यानी उपनिषद को पढ़ते हुए यदि हम पढ़ते हैं तो आसानी से वेद की जानकारी कर सकते हैं। वेद में साधारण शब्द नहीं होते हैं, इस वजह से इन्हें डायरेक्ट पढ़ पाना मुश्किल है। इनका सरल भाषा उपनिषद के तौर पर है। अगला है दोस्तों वेदांग, जिसमें 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगला दोस्तों उपवेद। उपवेद जो है से
ऋग्वेद का ऋग्वेद से मैंने यानी वेद से ही निकला है। तो इन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनसे ही इनकी उत्पत्ति हुई है, यानी इनका उपवेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। यानी आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी बातें, धनुर्वेद में शायद धनुर्वेद में होता है युद्ध कला। धनुष से होता है ये धनुष से होता है धनुष, और धनुष में निपुणता, यानी युद्ध कला में निपुणता के बारे में इसे धनुर्वेद में दिया गया है। अगला है दोस्तों गंधर्ववेद। तो गंधर्ववेद जो है ये सामवेद, अर्थात इसमें कला एवं संस्कृत से संबंधित बातें हैं। चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद का ही उपवेद है शिल्पवेद, और शिल्पवेद में भवन निर्माण कला से संबंधित बातें दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, दर्शन दिए गए हैं। दर्शन में सांख्य दर्शन, 6 दर्शन है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि, जो संख्या से संबंधित विश्लेषण किया करते थे। योग से संबंधित है महर्षि पतंजलि, जो योग से संबंधित विश्लेषण करता थे। न्याय से संबंधित महर्षि गौतम, जो न्याय संगत या न्याय के बारे में जानकारी देते हैं या उनका विश्लेषण करते हैं। वैशेषिक का है महर्षि कणाद, जो स्वतंत्र एवं भौतिकवादी दर्शन के प्रणेता थे। पूर्व मीमांसा, इनको जैमिनी दर्शन भी कहते हैं, और ये इसके प्रवर्तक थे महर्षि जैमिनी, जो वेद व्यास के शिष्य थे। उत्तर मीमांसा वेदांत, इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है गंभीर विचार, खोज का दर्शन, यानी जिससे हमें गंभीर विचार करना या खोज करने की जानकारी प्राप्त हो, वो दर्शन उत्तर मीमांसा के अंतर्गत आता है। यह बदरायन, इनके जो प्रवर्तक थे बदरायन थे, इनका एक ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र। ये ब्रह्मसूत्र का ही अलग नाम उत्तर मीमांसा है। बदरायन के जो ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र, उसी का नाम क्या है, उत्तर मीमांसा। अगला है दोस्तों महाकाव्य। हमारे देश में 2 महाकाव्य हैं। पहला है रामायण, जिनके रचयिता महर्षि वाल्मीकि, और दूसरा है महाभारत, जिनके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। याद रहे दोस्तों कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं इसे यहीं पर स्थगित करता हूँ, और जो बचे हुए भाग है उसको हम पार्ट 2 के तौर पर हम उसकी अलग से व्याख्या करेंगे। और यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया सपोर्ट करें। और इसका चैनल का नाम है, फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, स्टडी ऑल, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं दीजिएगा,
स्टडी ऑल एक साथ लिखिएगा और EDU। समझे दोस्तों, तो इस ये चैनल है और उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को आप को अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, जहाँ भी रहिए साफ़ सुथरा बना के रहिए। आप स्वस्थ, समाज स्वस्थ तो देश स्वस्थ। जय हिंद, जय भारत। इसका अगला भी वीडियो बनाता रहूँगा, यानी पार्ट 2, जो न बनाने के बाद ये अधूरा ही रहेगा। इस समय थोड़ा लंबा होने की वजह से हमने इस पर कोई आगे बनाना नहीं चाहा। ठीक है दोस्तों, तो मैं जल्द ही पार्ट 2 आप लोगों को सामने देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।